नमस्कार। 90s का दौर लैंडमार्क है 90। जब मंडल आयोग लागू हुआ तब समाज में, राजनीति में और धीरे धीरे आर्थिक तंत्रों पर भी एक एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन डाइवर्सिटी की शुरुआत हो जाती है, भागीदारी की शुरुआत होती है और वंचित जातियों की दावेदारी, वंचित जातियों की भागीदारी शुरू होती है। कई जगहों पे इसके फर्क देखने को मिलते हैं। सत्ता के गलियारों का चेहरा, संसद का चेहरा और विश्वविद्यालयों का चेहरा, बहुत कुछ बदलता है। गांवों का चेहरा बदलता है, गांवों की गलियां बदलने लगती हैं, डिस्कोर्स बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो हिंदी साहित्य। कई जगहों पे साहित्यिक क्रांतियां हुई और वंचितों की दावेदारी हुई। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग कहानी है, लेकिन हिंदी साहित्य बदलने को तैयार नहीं। आज भी हिंदी साहित्य, जो लगभग कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ का एक आर्थिक तंत्र रखता है, एक सत्ता की संरचना है, वहां आज भी सवर्ण वर्चस्व कायम है। अलग अलग संस्थाओं पे आप कभी नहीं आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि चौथीराम यादव जी को कभी साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कभी कमल भारती हो या और भी साहित्यकार जो दलित ओबीसी पृष्ठभूमि से है, उन्हें आप निर्णायक भूमिकाओं में नहीं देखते होंगे और आप न ऐसी कल्पना कर सकते हैं। यानी हिंदी साहित्य अभी भी जड़ तौर पे, ठस तौर पे जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, उसके खिलाफ सीना तान करके खड़ा है। और वहाँ तमाम तरह की संस्थाओं में, तमाम तरह के प्रकाशनों में, तमाम तरह के आयोजनों में आपको एक खास किस्म का वर्चस्व, एक खास किस्म का कॉकस दिखाई पड़ता है। आज हम लोग इसी विषय पर बातचीत करने के लिए एक समृद्ध पैनल के साथ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम तुषामड़, हमारे साथ हैं आवेश तिवारी और हमारे साथ हैं साहित्यकार असंग घोष। आवेश तिवारी से हमारे दर्शक परिचित हैं। आप साहित्य में पत्रकारिता के लिहाज से दखल देते रहते हैं। एग्जैक्ट साहित्यकार हैं कि नहीं मैंने चूंकि इनकी न कविताएं पढ़ी है न कहानी, इसलिए मैं कह नहीं सकता। ये परिचय देंगे। पूनम तुषामड़ अच्छी कवयित्री हैं, आलोचक हैं। असंग घोष जी कवि हैं, साहित्यकार हैं। और एक और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, अरुण नारायण। यदि कोई तकनीकी दिक्कत नहीं हुई तो वो जरूर जुड़ेंगे। पूनम जी, ये विषय है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जिस भागीदारी की बात हो रही है उसमें सबसे पहले आपको ही अपनी बात कहनी चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 90s के बाद हिंदी साहित्य में दिखाई, संस्थाएं बदल रही हैं, बदल रही है, हिंदी साहित्य जस्ट बस एक मिनट तो तब तक हम लोग चलते हैं असंग घोष जी के। या आप बात कर सकती हैं पूनम जी, तो आप बात शुरू करें। दरअसल हम 90s के बाद अगर बात कर रहे हैं साहित्य पे, दरअसल बहुत त्वरित रूप से मुझे पता चला, सूचना मिली और मैं चाहती थी कि बहुत सारे साक्ष्य उस चीज के लिए रखे जाएं या बात की जाए तथ्यों के साथ। लेकिन क्योंकि 90s के बाद का जो साहित्य है जिसको हम लोग पढ़ते या समझते रहे हैं, दलित साहित्य के रूप में जो एक शुरुआत होती है, मैं उसी रूप में बात अपनी रखूंगी। क्योंकि देखिए, जब बात लिटरेचर की है तो मंडल कमीशन या उसका प्रभाव मैं देखती हूँ कि दलित लिटरेचर या लिटरेचर पर उस तरह से नहीं आया। वो एक शुरुआत, मतलब वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव कहीं हम साहित्य पर देखते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता दलित साहित्य में। और दलित साहित्य तो बहुत शुरुआती, मतलब ये कह लीजिए कि बिल्कुल शिशु काल में अगर हम माने उसको, तो वो
पूरी की पूरी जो साहित्य की पृष्ठभूमि है, हिंदी साहित्य में अगर हम उसको देखना चाहें, अगर जिसकी हम बात करेंगे लिटरेचर, क्योंकि यहाँ हम इन दोनों को अलग अलग नहीं देख रहे हैं, वहां जहां से हम ले रहे हैं वहां से वो हम पूरा लिटरेचर को देख रहे हैं। तो उस लिटरेचर में दलित लिटरेचर या कहें या दलितों की भागीदारी कहें, वो वहां पर नगण्य है उस रूप में। वो जितना भी साहित्य आ रहा है वो सारा का सारा हिंदी साहित्य के रूप में मतलब एक पहचान के रूप में आ रहा है। और उसको, उस साहित्य को हम केवल सहानुभूति का साहित्य, जैसे हम कहते हैं कि सहानुभूति का साहित्य, तो वो जितना भी लिटरेचर है वो उसी फॉर्म में आ रहा है। और उस साहित्य ने जो जो साहित्य, चाहे वो प्रेमचंद का साहित्य हो, मैं अभी दरअसल मैंने अभी कुछ किताबों पे काम किया, जैसे मैंने अभी मित्रों मरजानी जिसपे ज्ञानपीठ मिला कृष्णा सोबती को, 1925 में ये नॉवल आता है। और उससे पहले सावित्री बाई फुले और तमाम महिलाएं जो हैं वो प्रोग्रेसिव होकर आगे शिक्षा के लिए और समाज में जागरूकता के लिए, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, अंबेडकर, पेरियार, उससे मतलब पूरी एक श्रृंखला है। तो मित्रों मरजानी लिख रही है कृष्णा सोबती, उनको बहुत जागरूक महिला के रूप में, बहुत जागरूक लेखिका के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो लिटरेचर में उनके उस रूप में नहीं आता। आप अगर मित्र मरजानी, छोटा सा उपन्यास है, उसको अगर आप उठा के देखेंगे, जिसपे सा करेक्शन कर लें, वो 1925 की पृष्ठभूमि हो सकती है वहां, लेकिन वो 1966 में उपन्यास आया था। जी, उपन्यास 66 में आया है, लेकिन वो हाँ, पृष्ठभूमि उसमें वही है। तो दरअसल और उपन्यास 1966 में आ रहा है, आप यही मैं बात कहना चाह रही हूँ। तो उससे पहले इतना सारा मूवमेंट, इतनी पृष्ठभूमि दलित साहित्य की अगर हम उसको दर्ज करना चाहें तो वो आ सकती थी। जब हम एक प्रोग्रेसिव महिला का साहित्य उठाकर देख रहे हैं, तो आप चाहे उनका मित्रों मरजानी देखिए, दुनिया भर के उसमें दलितों को कोसा गया, मतलब जितनी जातियों को गालियां दी जा सकती थी। देखिए, जब लेखक किसी पात्र से भी अगर कुछ कहलवाता है, तो उसके पीछे मस्तिष्क या माइंडसेट जो होता है वो लेखक का ही होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो उन्हीं संवादों को, उन्हीं डायलॉग्स को दूसरी तरह से कहलवाया जा सकता था। अब हम अगर इस बात को देखें कि 90 के दशक तक हम बात कर रहे हैं आते आते, तो उसके बाद जितना भी साहित्य, चाहे वो प्रेमचंद का साहित्य हो या बाद में जितना भी लिटरेचर जो लोग आए और लिखा गया, तो वो सारा साहित्य कहीं ना कहीं उसी मतलब परिपाटी पर है। सारा का सारा साहित्य उसी वही मापदंड है, दलितों का मूल्यांकन उसी रूप में होता है। कृष्णा सोबती आरक्षण विरोधी स्टेटमेंट लेकर आती हैं पूनम जी। जी बिल्कुल, और आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी। आप उनका जो बाद का नॉवल है, अगर आप जो हिंदुस्तान गुजरात से पाकिस्तान गुजरात तक में अगर आप देखेंगे, तो उसमें वो साफ साफ लिखती हैं कि ये जो झंडा उठाकर ये लोग जो चल रहे हैं दलित, और हमें तो इनसे मतलब हम कोई वो मूर्ख कहती है उनको, वहां पर कहते हैं कि मूर्खता है ये, मतलब सोसाइटी में। और वो अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि हम सोबती ब्राह्मण है, सोबती ब्राह्मण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो एक्सप्लेन करती हैं उसमें। तो वो जो माइंडसेट है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा जो लिटरेचर जिसपे आप किसी को ज्ञानपीठ दे रहे हैं, तो ये देखिए माइंडसेट कहाँ से आता है। जब आप अवार्ड भी किसी को दे रहे हैं, जो संस्थान हमारे हैं जो अवार्ड भी दे रहे हैं, वो उसी माइंडसेट के तहत देते हैं। वो अवार्ड उन्हीं मतलब ऐसी महिलाएं, ऐसा थोड़ी था कि जब वो मतलब यूरोपियन जो मूवमेंट होते हैं, जैसे एलीट जो मूवमेंट था कि एलीट फेमिनिज्म से वो लोग प्रभावित होते हैं और लिखते हैं, लेकिन उनको सावित्री बाई फुले का या फातिमा शेख का, उनका सबका लिटरेचर नहीं दिखाई देता। जी जी, बाद तक के साहित्य में आप ये चीज देख सकते हैं। अभी तक जितना भी साहित्य आया है उसमें, उस लिटरेचर में आप अभी तक भी जो किताबें आ रही हैं, आप देखिए कि वहां दलितों के सवाल अब वो बोलने तो लगे हैं, बोलते हैं उस चीज पर, लेकिन वो वही स्टैंड वही होता है कि हम उनके साथ खड़े हैं। पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल होगा तो भी उसमें दलित लिटरेचर को अलग से रखने की बात, कि हमने दलितों पर बात कराई या दलित लिटरेचर पर बात कराई, तो वो मानसिकता होती है। उनको साथ लेकर चलने वाली बात नहीं होती है। आप हंस वाले आयोजन में आमंत्रित नहीं थी जी,
आप हंस वाले आयोजन में नहीं गई थी क्या? अब मैं आमंत्रित ही नहीं थी। और अब दरअसल उन दिनों थोड़ी सी मेरी व्यस्तता ये रही कि मैं दर्शक के तौर पे उस तरह से नहीं भी जा सकी। मैंने तो वो ऑनलाइन देखा कि कौन कौन लोग वहां पर मतलब कार्यक्रम हुआ। जी अच्छा, अगले दिन मैंने ये देखा कि जितने भी लोगों को बुलाया गया था, मतलब दलित लिटरेचर पर चर्चा कराने के नाम पर जिन महिलाओं को बुलाया गया, वो एक अलग ग्रुप को बुलाया गया और अलग दिन उसको रखा गया। तो वो क्लिक किया थोड़ा सा कि ये क्या है। मतलब एक साहित्यिक कार्यक्रम है, आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं साल में एक बार प्रेमचंद के साहित्य के नाम पर और उनको याद करते हुए, और लेकिन दलितों को प्रेमचंद पर बात भी अगर करनी है तो उनको आप अलग से बुलाएंगे, अलग से उनके लिए रखेंगे। नेपाल बिल्कुल। में लिटरेचर फेस्टिवल होता है और वहां जी पर रचनाकारों को, दलितों को नहीं बुलाया जाता। यानी आप मान रहे हैं कि ये अलग तरह का साहित्य है, ये अलग साहित्य है, या साहित्य नहीं है, शायद ये भी एक है कि बिल्कुल। ये साहित्य भी अरुण, नहीं है, अभी इसको भी अरुण स्वीकार भाई, नहीं कर हम पा छोटी छोटी टिप्पणियां पहले राउंड में लेते हैं, फिर दोबारा आएंगे। अरुण भाई, ये ऐसा लगता है जी कि जैसे दलित और बहुजन साहित्यकार, ओबीसी साहित्यकार साहित्यकार नहीं होते, कवि नहीं होते, कथाकार नहीं होते, उनका एक अलग सेक्ट बना करके, और किसी का इशू है जी, उनका एक अलग सेक्ट बना करके और एक अलग ही विषय, दलित विमर्श जैसा कोई एक विषय दे करके और तब बुलाया जाता है। और ये दावेदारियां यदि नहीं होंगी, खासकर हंस जैसा संस्थान जिसने साहित्य में लोकतांत्रिकता के लिए, जनतांत्रिकता के लिए खास करके राजेंद्र यादव जाने जाते हैं, और वहां जनतांत्रिक स्पेस घटे या कोई नई नई दिशा में नहीं बढ़ा जाए, तो ये चिंता का विषय होता है। तो ये हमारी एक टिप्पणी भी ले लेंगे। और इसके अलावा जो ये विषय है आज का, इस पर आप पहले ही ओपनिंग टिप्पणी दें एक छोटी सी, फिर और दो वक्ताओं से देंगे, फिर दोबारा दूसरे राउंड में भी बात करेंगे। अरुण जी, आपको मैं ये अनम्यूट कर रहा हूँ जी। जी बोलिए। देखिए, आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया है और मुझको ऐसा लगता है कि 90 का जो दशक था मंडल आंदोलन के बाद का, राजनीतिक तौर पर मंडल ने जो भारत, खास करके उत्तर भारत और बिहार यूपी की राजनीति थी, द्विज डोमिनेटेड राजनीति, तो ये मंडल के इस उभार ने उस राजनीति के पूरे पैमाने को बदल दिया, सबाल्टर्न आधारित राजनीति में परिवर्तित कर दिया। लेकिन मंडल के लगभग 32-33 साल पूरा हो रहे हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक फ्रंट पर हम देखते हैं तो मंडल ने राजनीति में जो परिवर्तन की बयार बहाई थी, साहित्य और संस्कृति के मोर्चे पर थोड़ा सा भी बदलाव हमको, खास करके बिहार की बात करें, हिंदी पट्टी की बात करें तो नजर नहीं आती है। यह सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है। अब आप देखिए कि इस नजरिए से काम नहीं हुआ है, होना चाहिए कि 90 के दशक में, मेरा अपना मानना है कि आप देखिए कि बिहार में जो उपन्यास लिखे गए 90 के पीरियड में, तो उसमें आप देखिएगा कि जो वामपंथी फ्रंट के जो उपन्यासकार हैं वह, और जो दक्षिणपंथी फ्रंट के उपन्यासकार हैं, दोनों मतलब गलवहियां करते नजर आते हैं। हम इसलिए यह बात इसलिए कह रहे हैं, 2-3 उपन्यासों को लेकर के हमने एक अध्ययन किया था, और आप देखिएगा कि 90 के दशक को जिस सांप्रदायिकता विरोधी, कमंडल विरोधी दशक के रूप में जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर मायावती, काशीराम नहीं होते, मुलायम सिंह नहीं होते, बिहार में लालू प्रसाद जैसे लोग नहीं होते, तो यह बेल्ट कब का गुजरात बन चुका होता। मतलब यह ताकत है मंडलवादी शक्तियों का कि सांप्रदायिकता का उभार नहीं होने दिया। अब आप देखेंगे कि इस दशक के जो उपन्यास लिखे गए हैं, इस उपन्यास को पढ़िएगा तो इस सीधे से उछल लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मंडल का कोई है। उसको एकदम जिस तरह से कमंडल मंडल को देखता रहा है राजनीति में, वामपंथी लेखक भी आप देखिएगा कि मंडल के उस दशक को जंगल राज के रूप में चित्रित करते हैं, और सांप्रदायिकता जैसे लगता है कि उनके लिए इशू है ही नहीं। तो संजीव जी, यह बहुत मौजूद सवाल है, और इस पर जिस तरह से तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए चीजों को लेकर, संदर्भों को लेकर, हमको लगता है कि उसमें और वस्तुनिष्ठ तरीके से कलई खुलेगी लोगों की कि आखिर क्या वजह है कि मतलब यह यथास्थितिवाद है। मुझको लगता है कि इस यथास्थितिवाद की जड़ जो है ना,
आजादी के पहले के राजनीति के जो एजेंडे हैं, आप देखिए कि चाहे अंबेडकर हो, गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो, सब जाति को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते थे और सभी जो राजनीतिज्ञ थे अपने तरीके से टकरा रहे थे जाति के सवाल से। लेकिन साहित्य में आप देखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग हैं कि वो जाति है नहीं, उसको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वैष्णववादी परंपरा जिसको कहते हैं, वो पूरा मैथिली शरण गुप्त से लेकर अभी जो आपके बड़े क्रांतिकारी दिखते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल वगैरह, सब के लेखन में बहुत बुरी तरह से हावी है। और हमको लगता है कि संजीव जी इस पर सीरीज में बात लेखन ही किया नहीं, जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत कायदे से यहाँ क्लेम कर दूं कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को बहुत करीब से हमने देखा है 2006 के जब दूसरी बार विश्वविद्यालयों में अर्जुन सिंह के समय में, तो ये लोग मंडल जी जी विरोधी लोग जी जी। और इनके पूरे आलोचना कर्म और लेखन में भी है। लेकिन सवाल है कि हिंदी की जो लघु पत्रिकाएं हैं, हिंदी का जो पावर केंद्र है, वहां पर द्विजवादियों का कब्जा है और वो सही ढंग से उस चर्चा को अंजाम नहीं देने देते हैं। एक संकट तो है इसमें। बिल्कुल। तो हम दोबारा आपकी ओर आएंगे आवेश भाई। जी सवाल वही जी जी जो अरुण भाई उठा रहे हैं कि इस पे रिसर्च, तो रिसर्च होगा कैसे जब संस्थाओं पे द्विज काबिज हैं। एक जो आप आज का जो खबर तस्वीर है हमारा, वो इंडिया टुडे कार्यक्रम का है, और आप देखिए वहां आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे कोई ओबीसी या दलित। आप कल्पना नहीं कर सकते कि चौथी राम यादव, कमल भारती, और मैंने जो कहा कि संस्थाओं में जाएं, रजा फाउंडेशन, ये सारे संस्थाएं, वहां कृष्णा सोबती का पैसा है और दूसरे, लेकिन जनता का ही पैसा है। ये सारी संस्थाएं जिस तरह के शोध करवा रहे हैं, जिन लोगों से शोध करवा रहे हैं, तो सवाल बनता है ये इतनी रिलेक्टेंट संस्थाएं हैं आज भी, जबकि जबकि जो फंड है, जो जो पावर है, वो वहां जो ताकते हैं, वो लगभग एक हद तक दलित और ओबीसी समाजों से आ चुके हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन ये बदलने को तैयार नहीं। आवेश भाई जी, अब आप बात करें, मुझे लगता है हाँ, दिक्कत नहीं हो। मैं बोलूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण चीज है, वह मुझे यह दिखती है अभी फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ पूरा साहित्य की, दरअसल प्रतिरोध का साहित्य नदारद है। क्योंकि प्रतिरोध कौन करेगा? जो प्रतिरोधी समाज है, दलित है, पिछड़े हैं, वही नहीं है तो प्रतिरोध कौन करेगा? सवर्ण करेंगे प्रतिरोध। दरअसल जैसे साहित्य आज तक जैसा कार्यक्रम हुआ, मैं देख रहा था तमाम सवर्णों का, ब्राह्मणों का वहां पे जिस तरह से जुटाव हुआ, अगड़ी जातियों का जुटाव हुआ, एक क्षेत्र विशेष के लोगों का जुटाव हुआ, वहां तो मुझे कोई दलित लेखक, दलित उपन्यासकार, दलित कविता पढ़ने वाला कोई दलित कथाकार तो नहीं दिखाई दिया। तो दरअसल है क्या, चूंकि प्रतिरोध का साहित्य गायब है, तो जो सवर्ण लेखक साहित्यकार हैं बहुत ही शातिराना ढंग से, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूं तो जर्नलिस्ट की तरह बात करूंगा, बेहद शातिर ढंग से छिप करके इन तमाम फांसीवादी ताकतों के साथ कलबहिया कर रहे हैं। साफ नजर आता है। मुझे याद आता है कि 2016 में अशोक वाजपेयी जी रायपुर आए थे। वहां उन्होंने कहा कि अब वह वक्त आ गया है कि सभी लोगों को अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए, जेल जाना चाहिए, और इस मौजूदा वक्त का, मौजूदा सरकार का, और जो उसका पोषण कर रहे हैं लेखक, जो उसका पोषण कर रही है मीडिया, उसका विरोध करना पड़ेगा। अशोक वाजपेयी खुद है साहित्य आज तक में चले गए। तो है क्या, एक बहुत सोचे समझे ढंग से, बिल्कुल ठीक कर रही है डॉक्टर पूनम, जान बूझ करके दलित लेखकों, दलित साहित्यकारों को एकदम हाशिए पर किनारे कर दिया। और दुखद ये है कि ऐसा नहीं है कि ये, देखिए मैं देखता हूं साफ साफ वो नजर आता है, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग कॉकस खड़ा है।
कोई, अभी मैं बार बार जिक्र करता हूं, लोगों को बुरा लग जाता है, मैं कहता हूं कि मुजफ्फरपुर गैंग बहुत सक्रिय है। यकीनन सक्रिय है। आप मुजफ्फरपुर, पटना के मुजफ्फरपुर के कम से कम 25-30 साहित्यकार, लेखक, कवि ऐसे हैं, माने दिल्ली में मुजफ्फरपुर का कोई जाता है, लिखना पढ़ना जानता हो, तो वो निश्चित तौर पे देखिएगा कि कोई पुरस्कार पा जाएगा, कोई कविता पाठ करने लगेगा, वो बड़ा कवि हो जाएगा। ये सच्चाई है, इसको मानिए। कुछ नहीं मिलेगा तो साहित्यकार बन जाएगा मुजफ्फरपुर का। लेकिन जो दलित लेखक है, दलित कवि है, उसको बार बार तमाम तरीकों से मैंने देखा है ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना, उनको पीछे करना, उनको तमाम मानसिक प्रताड़ना देना, यह आदत सी बन गई है। और दरअसल है क्या कि देखिए, दलित लेखक संघ की तमाम बातें होती है कि ये संगठन है, ये संगठन है। बिखरे हुए लोग हैं। दलितों को, दलित लेखकों को वास्तव में जिस वक्त एकजुट होकर, क्योंकि देखिए प्रतिरोध की आवाज तो वही, यह स्वीकार करना, और वह मौके पर चूकते हैं। अरूप नारायण यहां बोल रहे हैं, अरूप नारायण बताएं सर, डॉक्टर पूनम तुषामार बताएं कि इन लोगों ने आज तक के सवर्णवादी रजनीगंधा खाने वालों का जो साहित्य महोत्सव था, उसका कितना विरोध किया, उसके बारे में कितना लिखा, उसके पीछे जो सवर्णवादी सोच छिपी हुई थी, सवर्णवादी फांसीवादी जो मीडिया की सोच छिपी हुई थी, उसका आप लोगों ने विरोध कितना किया। दरअसल इन लोगों ने मान लिया है कि हम लोगों को हाशिए पर ही रहना है। जैसे गांव गिराव का कोई दलित मान लेता है कि नहीं भैया ठीक है, तुम ही बढ़े, तुम ही वोट डालो, तुम ही भाजपा की सरकार बनाओ, हमारे पास कोई अधिकार नहीं। तो दलित लेखकों, साहित्य का आपने कितना अच्छी बात कही कि चौथीराम यादव जी को कितने लोग याद करते हैं। आवेश भाई उस दिशा में हम लोग नहीं जाएंगे कि भाजपा की सरकार बनाओ, उस पर बात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत सारे सवाल देखिए संजीव जी एक सेकंड का समय दें, संजीव जी एक समय दें। देखिए दरअसल आप, पता नहीं आप उस दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि सवर्ण वर्चस्व कायम है, वह दरअसल आप मानिए कि वह जो फांसी, हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखने की जरूरत है। अगर केंद्र में 8 सालों से एक फांसीवादी सरकार नहीं होती तो शायद यह स्थिति नहीं होती। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद जैसे नजारा बदला, वह पूरे देश में बहुत तेजी से बदल रहा था, वह रुक गया 2014 के बाद। जी, हम आएंगे आपकी ओर भाई साहब, और ये एक प्रसंग है, इस पर एक आध हम लोग अलग से बातचीत भी करेंगे, जल्दी ही करने वाले हैं, कि भाजपा की सरकार लाने में 90% जो वोटर हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण जाति के समूह के, वो ज्यादा जिम्मेवार हैं, या ओबीसी और दलित जो 60-70% तक पहुंचते हैं, कहीं कहीं 40% होते हैं, वो जिम्मेवार। उस पर अलग बात करेंगे। आज साहित्य की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मौजूद सवाल आवेश भाई आपने उठाया है, और एक सबसे अच्छी बात कही कि जो आपने एग्जाम्पल दिया अशोक वाजपेयी का, वो एग्जाम्पल हमारे पास भी है। अशोक वाजपेयी दलित लेखक संघ के कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं था कि इतना समृद्ध साहित्य लिखा जा रहा है। और वही अशोक वाजपेयी जब रजा फाउंडेशन के नाम पे चीजें कर रहे होते हैं, और इसके अलावा अनामिका को जब सम्मान मिलता है, तो वो उनको पता नहीं होता है कि थेरी गाथा पहली बार अनामिका लाई है, कि उसके पहले थेरी गाथा पे काम हो चुका है, थेरी गाथा का अनुवाद छप चुका है, सम्यक प्रकाशन ने भी छापा, नहीं पता होता। तो वो जुड़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, एक छद्म में जीना चाहते हैं। और उसके बाद जो वो फेलोशिप बांटते हैं, यहाँ तक कि यदि राहुल सांकृत्यायन को, जो नवबौद्ध हैं, जो आज की तारीख में बौद्ध बने हैं, वो बहुत अपने को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं राहुल सांकृत्यायन से, तो उन्हें चाहिए था कि राहुल सांकृत्यायन पे कम से कम रिसर्च बौद्ध समूहों से ही कराएं, ऐसे समूहों से कराएं जो राहुल सांकृत्यायन को उनसे जोड़ सके। तो न कोई ऐसा एजेंडा है, एक स्क्रूटनी करने की जरूरत है, एक सोशल ऑडिट की जरूरत है कि वो वहां हो क्या रहा है। लेकिन खैर, अशोक वाजपेयी अपार्ट, असंग सर, एक तो ये विषय है, दूसरा अब तक की जो आपने बातचीत पूरी सुनी है, तो आपकी प्रारंभिक टिप्पणी हम ले लें और उसके बाद फिर दूसरे दौर में आएंगे। धन्यवाद संजीव जी। मेरी आवाज तो आ ही रही होगी, मैं एक्चुअली आज काफी स्ट्रगल के साथ में आपको मिला हूँ। काफी अच्छी बात पूनम जी ने कही, अरूप जी ने, अरुण जी ने कही, और आवेश जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।
दरअसल मैं ये देखता हूँ कि जो 90 के बाद में बहुत सारी चीजें जिस गति से बदलना चाहिए थी, वह गति उस आखिरी दशक तक तो दिखाई देती है, उसके बाद वो क्षीण हो जाती है। और इस क्षीण होने के पीछे यदि आप देखेंगे तो सवर्णवादी जो नजरिया है उसी का वर्चस्व दिखाई देता है। 90, अगर हम राजनीति के साथ में अगर जोड़ते हैं तो 90 का जो दशक था, 90 में मंडल आंदोलन के मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके खिलाफ कमंडल आया, और वैश्विक परिदृश्य में राजनीति ने भूमंडलीकरण उदारीकरण की प्रक्रिया जो चालू हुई तो रशिया के टुकड़े हुए। अब जो हमारे सो कॉल्ड तथा कथित मुख्यधारा के जो साहित्यकार हैं, अब देखिए यहां से ही उनका षड्यंत्र चालू हो जाता है। जो मुख्यधारा के साहित्यकार हैं वो हमारी बात नहीं करते, वो अपनी बात को, वो भी 90 के दशक के बाद की बात ही, 90 की या 91 के बाद की, 90 के बाद की कविता, 90 के बाद की कहानी, 90 के बाद का साहित्य, उस पर बात करते हैं। और जब वो 90 के बाद की बात करते हैं तो वो सीधा ले जाकर के यूएसएसआर से जोड़ते हैं। वो मंडल कमीशन की बात नहीं करेंगे कि उन्होंने समता की बात की है, वो बोलेंगे ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका के कारण जो सोवियत रूस था उसका विघटन हो गया, तो साहित्य में क्या बदलाव आया। अरे भाई तुम वहां की बात कर रहे हो, यहाँ हिंदुस्तान में, लेकिन दिया तले अंधेरा वाली जो बात उनकी है, वो दिया के तले तो देखे कि यहाँ पर मंडल कमीशन के आने के बाद, उसकी अनुशंसाएं लागू होने के बाद जो चीजें समानता की ओर अग्रसर था, एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा समाज, उसको रोकने के कितने अवरोध पैदा किए। वो तुरंत, अब 2 साल के अंदर देख लीजिए क्या चीज हुआ। सांप्रदायिकता ने इस कदर मुंह उठाया कि पूरे देश में दंगे फिर सामने की स्थिति है। हालांकि राजनीति आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम राजनीति को अलग करके साहित्य को नहीं देख सकते। बिल्कुल कहीं बिल्कुल, ना यही कहीं साहित्य जो है हमारे समसामयिक राजनीतिक घटनाओं से भी प्रभावित होता है। तो आप अगर देखेंगे तो 90 के बाद में मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो आंदोलन हमारे विरोध में हुए वह, और सपोर्ट में हम लोगों ने जो कुछ किया वो सामने 91 से 96 का पीरियड, बल्कि 91 से आप 95 तक का पीरियड अगर आप ले लेते हैं तो वो एक ऐसा पीरियड था जो समझौता परस्त था। आर्थिक उदारीकरण तो हिंदुस्तान में उस समय काफी आया, लेकिन जिस ईमानदारी के साथ में ये अनुशंसाओं को लागू किया जाना था, केंद्र सरकार ने अपना जो स्पष्ट 6-7 लोगों का बहुमत नहीं था, उन्होंने किस प्रकार से समझौता करते हुए चलाया, ये सामने उदाहरण है। तो हुआ ये कि हमें जो चीजें, जो बातें हमारे साथ होना, हमारे अगर राजनीति में क्षेत्रीय नेता, मैं क्षेत्रीय शब्द का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर वो नहीं होते तो बहुत सारी चीजें हम नहीं संभाल पाते, चाहे वो यूपी में हो चाहे बिहार में हो। तो कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट मिला, लेकिन जो सवर्ण लोगों का, सवर्ण राजनेताओं का सपोर्ट होना था, सवर्ण साहित्यकारों का सपोर्ट होना था, वो नहीं हुआ। उन्होंने हमें 80 के दशक में सर उसमें उसमें एक बात और जोड़ दूं कि बल्कि जहां जहां सामाजिक न्याय की सरकारें रहीं, वहां भी साहित्य की जो संस्थाएं थी उस पर से सवर्ण वर्चस्व ही रहा। अरुण भाई बताएंगे बिहार और यूपी में क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना एकदम दुरुस्त है, सवर्ण वर्चस्व ही रहा। सामाजिक न्याय की जो सरकारें थी वहां पर भी उनका ही वर्चस्व कायम रहा, और ऐसे लोग थे, ऐसे लोग वर्चस्व में कायम रहे जो थाली के बैंगन जैसे थे। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से देखें, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो तो उसमें भी वो उसी महत्वपूर्ण जगह बैठे, भाजपा आई तब भी उस वही जगह बैठ गए, और सामाजिक न्याय के अधिकारिता वाले जो हमारे राजनीतिक दल थे उनकी सरकार आई तो वो भी वहां काबिज थे, उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। और हम लोग चलता है में हमारे नेता लोग उसको करते रहे, तो हमें, हमारे जो लेखकों को जो स्थान मिलना था वो नहीं मिला। अब आप देखिए कि क्या हमारे पास में फूले साहू जी महाराज की विचारधारा का, पेरियार की विचारधारा के लेखक नहीं थे? हमारे पास उस समय उनकी विचारधारा के लेखक थे, अम्बेडकरवादी लेखक, और ये पूरा अर्जक संघ के सारे लोग मिलकर के लिख रहे थे, सारे लोग एकजुट थे, लेकिन उनको जो प्लेटफॉर्म देना था वो नहीं दिया।
आज आप देखें क्या दलित साहित्य अकादमी का निर्माण हुआ सरकार की तरफ से? नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में जरूर देखने में आता है कि भाई मनोरंजन व्यापारी जी को वहां का अध्यक्ष बना दिया, और वहाँ दो मजबूत दलित साहित्यकारों को लाया गया, मनोरंजन व्यापारी और कल्याणी कल्याणी ठाकुर। कल्याणी जी वहां, कल्याणी ठाकुर जी वहां बनी है। तो एक दो मजबूत लोग वहां, एक दलित साहित्य अकादमी बनी, और उसमें वो पैरेलल समानांतर काम करने के लिए लगा। अब अगर हिंदी पट्टी की हम बात करें तो हिंदी पट्टी में दलित साहित्यकारों का कहाँ स्थान है? जो हमारे साथ के साहित्यकार है, जो बहुजन साहित्यकार है, उनका स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ की शुरुआत भी आवेश भाई ईश्वर सिंह दोस्त के साथ शुरू होती है साहित्य हाँ, अकादमी की। उनके साथ ही तो शुरू होती है, उसके अलावा तो पहले कुछ नहीं था। अब आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो 2-3 आयोजन हुए हैं, उन्होंने सही सवाल उठाया कि हम लोगों ने कितना लिखा। मैंने इशारों इशारों में कल एक बात लिखी थी कि हास्य के साहित्य की परिचर्चा आयोजित आप कर रहे हैं, और दलित साहित्यकार या हास्य के साहित्यकार वहां 4 मौजूद हैं। भाई श्रोताओं में कौन है? सवाल ये उठता है कि श्रोताओं में कौन है? भोपाल में बहुत बड़ा आयोजन हो गया विश्व रंग के नाम से, 50 देशों के प्रतिनिधि आकर के बैठ गए, लेकिन इन सब के पीछे था क्या? हमारा एक सत्र बनाया गया कि हास्य साहित्य का एक सत्र होगा। 500 साहित्यकार में 4 साहित्यकार हमारे बैठे हुए हैं, जिसमें एक मराठी के, 2 मराठी से हैं, एक हिंदी से हैं, और एक गुजराती से। 4 मुझे दिखाई देते हैं। अब 4 साहित्यकारों में से, और श्रोताओं में हमारा दलित साहित्य का एक आदमी नहीं। यहां तक कि हर भोपाल की सारे जितने साहित्यिक संगठन है, उनको ये पता है कि असंग घोष भोपाल में रहता है, लेकिन एक कार्यक्रम का भागीदार बनाना तो बहुत बात की बात है। मैं उसकी मांग भी नहीं करता कि आप मुझे भागीदार बनाओ, लेकिन आप उसे आमंत्रित करना तक उचित नहीं समझते, कि इनविटेशन कार्ड देना तक उचित नहीं समझते। कितने दलित वर्ग के लोग जाकर के उसमें सुने? यही सवाल है। सवाल यही है। और हमारे अगर साहित्यकारों को वहां वो हाल खचाखच भरा हुआ दिखता है, लेकिन अगर उनको खचाखच भरा हुआ दिख रहा है कि हमारा हाल खचाखच भरा है, तो उसके पीछे मैनेजमेंट क्या है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जी, आते हैं सर। लोग हमें सुनने नहीं आए जी, हमारी बातों को उस 4 दीवारी से बाहर तक ले जाने के लिए वहां कोई नहीं है। बिल्कुल। वहीं उन्होंने अपने ही लोग बंदे बिठा दिए, भाई आप बैठ जाओ, जिनको साहित्य से कोई सरोकार नहीं, वो लोग आकर के बैठे हैं। जी, तो कहने का मेरा एक पिछड़ा आवाज थी वहां, एक ओबीसी की आवाज थी वहां। नरेंद्र मोदी जी ने संदेश भेजा है विश्व पे। जी, अब वो संदेश तो शुरुआत में भी था और आखिरी में भी था। आदिवासी दोनों तरफ वहां मुख्य कार्यक्रमों में शामिल थे। कहने का मेरा सिर्फ जी, हाँ, पूरी बात कर लो। जी, जल्दी। जी, मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये था कि देखिए कि आदमी एक नाम के लिए, कि हमने हाशिए के लोगों का भी एक सत्र रखा है, 1 घंटे का सत्र है। उस 1 घंटे के सत्र में क्या बात हुई, किसने क्या बोला, ये वो 4 लोग समझते हैं, और जो बाहर जो सामने जो लोग बैठे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। ये विश्वरंग में भी हुआ, ये वहां नीलांबर में भी हुआ। रजा फाउंडेशन तो खैर वो अशोक वाजपेयी पैदा ही ब्राह्मणों के लिए हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, और वो समर्पित ब्राह्मण है। तो अशोक वाजपेयी जी का भी युवा आयोजित हुआ था मंडला में, और मैं वहां दोनों सत्र में उपस्थित था, श्रोता के रूप में भी था। और मुझे कहा गया कि नहीं, आपको कल बोलना है, तो मैं कल बोलने के दूसरे दिन बोला भी। लेकिन उनकी जो विषय वस्तु थी वो तो हमारी नहीं थी। बिल्कुल हमारी विषय वस्तु तो नहीं थी, मुझे सामान्य लोग की चीजों पे बात करना पड़ा। खैर, तो हम लोगों को ये हम उम्मीद करें कि रजा फाउंडेशन हमें बुलाएगा, आज तक हमें बुलाएगा, या विश्वरंग हमें बुलाएगा और हमें बोलने का मौका देगा, वो ना खाना पूर्ति के लिए तो हमें बुला लेंगे, लेकिन हमारी बात हमारे बहुजनों के तक पहुंचे उस मंच के माध्यम से, उसमें वो रोड़ा पैदा करते हैं। वो बुलाते ही नहीं जी। जब बुलाएंगे ही नहीं, तो आप वहां कितना ही बोल के आइए, बात वहां तक जहां जाना चाहिए नहीं जाएगी। बिल्कुल सर। तो मुझे ये लगता है जी सर, कि 90 के बाद का जो 90 के, ये बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कि 90 के बाद का जो दौर था, वो 90 के बाद के दौर में जो हमारा स्थान
काबिज होना था वो हिंदी में नहीं हो पाया, और केवल उसके पीछे सवर्णवादी मानसिकता है, ये मुझे ऐसा दिखाई अरुण नारायण, यदि आप सुन पा रहे हो तो एक बार दोबारा आ जाइए। सामाजिक न्याय की सरकारों पर आपसे बात करनी थी। अवेश भाई, एक तो ये, यदि आप हो तो आ जाइए दोबारा। अवेश भाई, एक तो ये आम धारणा है और एक खास किस्म का आर्गुमेंट है कि अब इन द्विजवादी संस्थाओं से दूर अपनी संस्थाएं खड़ी कर लेनी चाहिए। तो क्या ये एक निदान है, या जहां सत्ता से या जनता के पैसे सत्ता के जरिए ये सीधे या परचेजिंग के हिसाब से, और उसके संकट भी हुए 90 के बाद साहित्य को जहां पहुंचना चाहिए था, जहां वंचित समूहों के बीच का साहित्य बनना चाहिए था, वहां एक नई हिंदी के नाम पे कुछ अलग ही कहानी चल पड़ी। वो ऐसा इसलिए हुआ कि अलग संस्थाएं बनी, तो उसके वो तो जिम्मेवार होंगी कि हमारी एक अलग दुनिया बन रही है। इसके अलावा इनके पास जो एक दबाव समूह बनना चाहिए था, जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं थी या बाद में प्रकाशन समूह आते हैं, उन पे वो दबाव समूह नहीं बनता है। उनका जो पाठक वर्ग है, उनको वो एक टारगेट समूह जो दिखता है वो मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग ही दिखता है। तो एक नई घटना घट जाती है हिंदी साहित्य में, नई वाली हिंदी। जबकि इस हिंदी साहित्य को जहां पहुंचना था हाशिए के समाजों के बीच में, इन प्रकाशकों को पहुंचना था, वाणी को पहुंचना था, राजकमल को पहुंचना था, अब बहुत रिलेक्टेंटली धीरे धीरे थोड़ा सा पॉपुलर नाम अरुंधति राय, थोड़ा सा बहुत दबाव के बाद उसकी कहानी मैं जानता हूँ, ललित सिंह यादव की जो संग्रह छपा है उसके पीछे की कहानी जानता हूँ। तो ये सब जो हो रहा है थोड़े से दबाव से। जी आवेश भाई, तो क्या होना चाहिए था? तो मुझसे कह रहे हैं ना? हेलो संजीव जी, आवाज आ रही है मेरी? संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आपसे ही सवाल था, सवाल है। मैं एक बात बड़ा साफ दिखाई देती है। देखिए, एक जो सेल्फ पब्लिशिंग का एक दौर शुरू हुआ, और मुझे जहां तक मैं जानता हूं, चूंकि उससे बड़े नजदीक रहा हूं, यह दौर शुरू हुआ आपका 2013 के बाद, 2012-13 के बाद सेल्फ पब्लिशिंग का दौर शुरू हुआ। अब जो लेखक था वह सिर्फ लिखता नहीं था, वह उसका अपनी किताबों का, अपनी कविताओं का, अपनी कहानियों का बाजार भी ढूंढता था। उसके लिए वह तमाम तरीके इख्तियार करता था। जो प्रकाशन समूह थे, जो बहुत कम, बहुत ही असम्मानजनक रॉयल्टी देकर के लेखकों से लिखवाते थे, उनके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई। तो उस चुनौती का निदान पाने के लिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन देश के एक बड़े प्रकाशन समूह ने, आप याद करिए 2013 से लेकर के 2014, 15, 16 के बीच में जो तमाम साहित्य महोत्सव जयपुर से लेकर के दिल्ली तक हुए, और तमाम जिनकी किताबें छपी, आप सोचिए क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या कूड़ा परोसा गया पाठकों के सामने हिंदी के। तो दरअसल वह दौर खत्म नहीं हुआ। और फिर एक दूसरी चीज, एक बड़ी ताकत आई ब्लॉगिंग के रूप में। ब्लॉगिंग के में जो था, ये बात हम लोगों को माननी पड़ेगी, ब्लॉगिंग में सवर्णों का वर्चस्व शुरू से था। दलितों के पास, क्योंकि एक बात यह नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि अभी अरुण नारायण ने भी कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई से स्थिति बदलने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिनकी बात आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय के जो अगुआ थे वो परिवारवाद की राजनीति में तमाम तरह के वो दांव पेच में ऐसा उलझ गए कि उसमें तो खैर दलितों का कोई बड़ा उद्धार हुआ हो, नहीं हुआ, और सांप्रदायिकता के बीज वहां पर अभी तक तगड़े हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा उदाहरण। खैर, मैं ये बात करता कि ब्लॉगिंग की दुनिया में तमाम सवर्ण आए। उन लोगों ने क्या किया, अपना कॉकस बनाया। अपना कॉकस बनाने के लिए उन लोगों ने सवर्ण लेखकों को ही आगे बढ़ाया। अब वही लेखक प्रकाशन समूहों में छपते हैं, वही लेखक सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं। आप गिन के बताइए कि पिछले 5 वर्षों में कितने दलित लेखकों ने अपनी किताब सेल्फ पब्लिश कराई, और कितने प्रकाशनों ने, राजकमल जैसे प्रकाशक में कितने दलित लेखकों को छापा है और कितने सवर्ण लेखकों को छापा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए जी, और ये हानि हुई। और आप यह नहीं कह सकते,
आवेश भाई, नई वाली हिंदी शुरू हो गई और हिंदी को जहां जाना था, साहित्य को जहां जाना था, सिर्फ साहित्य वहां नहीं। नई वाली हिंदी नहीं शुरू हो गई। इस नई वाली हिंदी में जो हमारे गवई, हमारी कस्बाई जो हिंदी थी, उसको पूरी तरह से हत्या कर डाली। यह भी एक सच। इस क्योंकि सच को भी स्वीकारना होगा हमें। जबकि उसी वक्त का सच है कि सम्यक प्रकाशन, फॉरवर्ड प्रेस जैसे प्रकाशन संस्थान हजारों में कॉपियां बेच रहे हैं, हजारों में लोगों तक पहुंच रहे हैं, और विषय की विविधता के साथ पहुंच रहे हैं। उस वक्त भी ये जो बड़े प्रकाशन हाउस हैं वो बदलने को तैयार नहीं है। उसके कारण है सरकारी खरीद। आवेश भाई, हम दोबारा आते हैं, चूंकि अरुण नारायण के यहाँ नेटवर्क का इशू होता है अभी, ठीक है, तो उनसे जरा सुन लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा इशू है सरकारी खरीद, और सरकारी खरीद पर सामाजिक न्याय की सरकारों का भी, और जो आवेश भाई कह रहे हैं उस पर भी अपनी टिप्पणी करिएगा। थोड़ा सहमत भी मैं हूं उनसे, लेकिन बहुत सारी बात वो सही भी कह रहे हैं सामाजिक न्याय की सरकारों को लेकर, तो उस पर भी अपनी टिप्पणी करिएगा। और एक सवाल था जब आप ऑफ हो गए थे, कि जहां जाना चाहिए था साहित्य को, यानी नीचे की ओर, वहां नहीं जा करके इधर नई वाली हिंदी की ओर गया। और उसमें एक प्रसंग आया, एक डिबेट ये भी रहा कि भाई हम जो संस्थाएं उनको छोड़ देंगे, हम अपनी संस्थाएं खड़ी करेंगे। संस्थाएं अपनी खड़ी हुई नहीं, और जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं थी वो भी हाथ से निकल गई। अरुण भाई ने जो बहुत सारी बातें कही हैं, तो अतिरंजना हमको लगता है। जैसे अब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में सवर्णों का वर्चस्व है, सच है, लेकिन सोशल मीडिया के आने से कितनी बड़ी क्रांति हुई है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, हिंदी में एक कवि है बच्चा लाल उन्मेष, किसी राजकमल के आसरा नहीं है कि हमको राजकमल और वाणी छापेगा तभी छापेंगे। यह सोशल मीडिया और नई जो चेतना पैदा हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इस तरह के बहुत सारे कवि हैं, एक दो नहीं, जो जिन्होंने अपनी बदौलत खुद कविताएं छापी और किसी भी राजकमल वगैरह से ज्यादा चर्चा में रहे। इशू इसका नहीं है। जैसे दो तीन बातें जो अभी कही आवेश भाई ने, जैसे सामाजिक न्याय की सरकारों के बारे में, कि उनका परिवारवाद और भी एक सांप्रदायिकता से बाहर नहीं निकल पाए। अब पता नहीं वो कैसे इन चीजों को देखते हैं, हम इस पर विस्तार से नहीं जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वह तो है ही कि हिंदी में जिन लोगों का कॉकस है, जो मेन मुख्य धारा जिसको कहते हैं, तो मतलब एक सवाल तो यहाँ पर यह बनता है कि चाहे वह हिंदी का प्रकाशन समूह हो या हिंदी की लघु पत्रिकाएं हो, भाई किन लोगों को प्रोजेक्ट कर रही है एक बड़ा लेखक के रूप में। जैसे देखिए, अभी गीतांजलि श्री की बहुत चर्चा होती है। अब मुझको समझ में नहीं आता है कि मतलब मैं देखता ही नहीं हूं कि हिंदी में जो वैविध्य होना चाहिए और वास्तविक जो आलोचना का निकष होना चाहिए, बस एक ताली पीट दिया कि महान है तो लोग पूरा उसकी महानता का गुण गाने लगते हैं। तो एक संकट तो यह है, और एक संकट हिंदी समाज में जितनी डाइवर्सिटी है, जाति जाति और जितनी जितनी तरह की जातियां हैं, जितने तरह के वर्ग हैं, और इतनी तरह की विविधताओं से भरा हुआ जो हिंदी समाज है। आप देखिए कि हिंदी का जो लेखन है, वो हिंदी की मुख्य धारा जिसको हम लोग कहते हैं, और मुख्य धारा का निर्माण कौन करता है? लघु पत्रिकाएं करती हैं, साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं करती हैं, भारतीय भाषा परिषद जैसी संस्थाएं करती हैं। तो संजीव भाई, मुझको एक तो यह लगता है कि सीधे सीधे नहीं, लेकिन यह जो हाशिए का एक विमर्श है ना दलित साहित्य का, तो बहुत हल्का सा तो प्रतिनिधित्व पता चलेगा कि कोई अनुज लुगुन उसकी चर्चा के केंद्र में आ गए, कोई कर्मानंद आर्य जैसे लेखक चर्चा में आ गए। बहुत बहुत हल्का, बहुत हल्का। लेकिन यह जो हिंदी में जो एक कहते हैं ना विविधता, और विविधता जब हम कह रहे हैं तो अभी भी हमारे समाज में हम कहने के लिए कहते हैं कि वामपंथी लेखक हैं, प्रगतिशील लेखक हैं, लेकिन उनकी चेतना अभी भी इस तरह से जाति जाति की जकड़न उसमें बंधी रहती है कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, अब देखिए, मतलब आप इस पर सर्वे हो सकता है, देखा जाना चाहिए कि हिंदी में भाई बहुत सारी लघु पत्रिकाएं अभी भी निकल रही हैं।
तो उन पर कब्जा किनका है, किन लोगों का है? साहित्य अकादमी और आप देखिए कि भारतीय भाषा परिषद भी हर बार पुरस्कार देती है, किन लोगों का कब्जा है? तो आप देखिएगा कि एक खास जाति वर्ग समूह का कब्जा है। तो मुझको लगता है कि इसका कारण एक तो जाति की सच्चाई तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये जकड़न कैसे टूटे। क्या ये अचानक एक दिन में पैदा हो गया कि कोई भारतीय भाषा परिषद, साहित्य अकादमी या अशोक वाजपेयी जो स्वर तय कर रहे हैं वही हिंदी का मुख्य स्वर बन जा रहा है? नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि हिंदी में शुरू से ही, चाहे वह नामवर सिंह हो, मैनेजर पांडे हो, या हिंदी की जो प्रगतिशील आलोचना है, इन सब का हाल बहुत बुरा रहा है और कहने को ये प्रगतिशील रहे हैं। सच्चाई यह है कि जाति के सवाल को लेकर इनका रवैया साफ शुरू से नहीं रहा है। आप देखिए हमारे यहाँ ज्ञानपीठ से सम्मानित है रामधारी सिंह दिनकर की कृति संस्कृति के 4 अध्याय, मतलब पाठ्यक्रमों में शामिल है, हजारों प्रतियां बिकती हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि भाई किस संस्कृति की बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसमें फूले नहीं है, अंबेडकर नहीं है। बिल्कुल। तो संकट यहाँ है संजीव भाई, संकट यह नहीं है कि तो आजकल क्या करवा रहे हैं, ये है, और इस पर बातचीत होती भी रही है। लेकिन जो आवेश भाई सवाल उठा रहे हैं, ये हम भी सवाल उठा रहे हैं कि सामाजिक न्याय की भी जो सरकारें हैं, यश भारती किनको मिलता रहा है? आप खरीदों को भी भैया, चूंकि आज हम लोग एक तंत्र की बात कर रहे हैं, जो सवर्ण सत्ता खरी हुई है, वो सब तो इनको भी तो कोई कंट्रोल नहीं किया जा सका। उसके पीछे क्या स्थितियां रही, एक तो ये, और दूसरा जो ये आर्गुमेंट है कि हम अपनी ही संस्था खड़ी कर लेंगे। 1-2 प्रकाशक समूह खड़े भी हुए हैं और जिनका नाम मैंने लिया और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं वो हाथ से निकल रही है। एक तो ये रोल सामाजिक न्याय जी, एक तो उसका एक तो मैं जो समझ पा रहा हूं, हमसे पूछ रहे हैं, एकदम आप ही की ओर हैं जी, ताकि आपका हो जाए जल्दी, फिर पूनम जी और असंग जी और आवेश जी की ओर जाएंगे और 15 मिनट तो मुझको एक तो इसका हमको सबसे बड़ा सवाल यह लगता है कि हिंदी की जो संस्थाएं हैं और हिंदी का जो तंत्र है, तो अभी भी सिस्टम में द्विज वर्चस्व बहुत हावी है, बहुत बुरी तरह से। और संजीव भाई, यह जो प्रचारित किया जाता है कि मंडल के बाद पिछड़ों का, दलितों का एक मध्य वर्ग पैदा हो गया, वो आरक्षण की मलाई खा रहा है, ये बार बार कई मोर्चे पर पिछड़े समाज से आने वाले लोग भी इस सवाल को उठाते रहते हैं, और सवर्ण समाज के लोग तो उठाते ही रहते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अभी भी सिस्टम पर कब्जा द्विजवादियों का बहुत बुरी तरह से हावी है, और यह एक दिन में दूर नहीं होगा। सत्ता जब तक 20-25-30 सालों में इस सिस्टम को थोड़ा सा नियंत्रित करने का समय मिला था और किया जाना चाहिए था। अरुण भाई, किया जाना चाहिए था, लेकिन एक तो यह है कि राजनीतिक, महाराष्ट्र में हो गया एक तरह से जी, तो महाराष्ट्र में हो गया, उसका महाराष्ट्र में कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है संजीव भाई, बहुत तो वहाँ फूले जी हो गए, ज्योतिराव फूले जैसे लोग हुए, अंबेडकर हुए, उसका एक दूसरा प्रभाव है। और हिंदी पट्टी का जो समाज है ना, हिंदी पट्टी के समाज में उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं रहा है। बिल्कुल, आप आएंगे आपकी ओर, आप बने रहिएगा, छोटी टिप्पणी आखिरी में लेंगे। लेकिन पूनम जी, इसी दौर में देखिए इकोसिस्टम कैसे काम करता है। जिस वक्त में अशोक वाजपेयी कस्में खा रहे हैं, भोपाल की घटना आवेश भाई बता रहे हैं, मैंने आपको बताया, उसी वक्त में ये जो इकोसिस्टम है वो एक अशोक पांडे नाम का व्यक्ति पैदा करता है, लेखक पैदा करता है। मैं नाम लेकर आ इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं 2 दिनों में पता चला कि वो 2 बड़े दलित लेखकों को गालियां दे चुका है, फोन पर गालियां दे चुका है, फेसबुक पे गालियां दे चुका है, मेल पे गालियां। एक कैसा इकोसिस्टम है कि जो जय भीम लाल सलाम करता हो और एक जातिवादी युवा खड़ा कर लेता है अपने भीतर से और एक बड़ा लेखक किस्म सी चीज बना ले जाता है। और यही वो इकोसिस्टम है जो बाबा साहब के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी ढंग से किए गए लेखन के ऊपर चुप्पी साध रखा है। पूनम जी। हाँ, देखिए, दरअसल मैंने जो बातें भी कही थी थोड़ी देर पहले, कि किस तरह से माइंडसेट एक बन गया है, और उसी माइंडसेट का प्रभाव हम अभी तक के साहित्य पर देखते हैं या साहित्यकारों पर देखते हैं, जो उस तरह की मानसिकता के साथ आते हैं। और जितने भी बहुजन नायक या नायिकाएं हैं,
जितना ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि उनको आगे लाया जाए, या अभी तक तो उन पर बात ही नहीं होती थी। अभी तक का जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया लिखाया समझाया जाता था, उसमें वो बहुजन नायक और नायिकाएं कहीं दर्ज नहीं होते थे। बमुश्किल किसी ऐसे का नाम तो वो ले लेते थे जिससे थोड़ा बहुत उनको फायदा होता हो बोलने में, साहित्य में रखने में। लेकिन जिस तरह से तेजी से जब दलित साहित्य में उबार आया, लोग लिखने पढ़ने वाले लोग आए, तो उन्होंने पूरा अंबेडकर की जो पूरी आइडियोलॉजी है उसको वो लेकर आए, या ज्योतिबा फुले की पूरी वैचारिक जो पृष्ठभूमि है उसको उन्होंने वो लेकर आए, और एक बड़े लेवल पर चीजें सामने आने लगी हैं, वो थॉट सामने आने लगे हैं, जिससे आज का जो पढ़ा लिखा जो बेशक संख्या में कम हो, लेकिन जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग दलितों के बीच से पैदा हुआ है, वो उन चीजों को समझ रहा है और उन पर बात करता है, डिबेट करता है, चर्चा करता है, और उन पर रिसर्च भी मतलब वो करने के लिए लोगों प्रेरित हुए हैं, वो शोधार्थी उस पर काफी काम हो रहा है। तो ऐसे में जब दलित लिटरेचर में तो जो नायक हैं, जिस तरह से अगर फुले पर कोई किताब आती है या डॉक्टर अंबेडकर पर, तो मतलब डॉक्टर अंबेडकर के जो थॉट्स हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के खुद वॉल्यूम्स हैं, उन्होंने उनके खुद के विचार हैं, और उन विचारों पर लिखने वाले बहुत सारे लेखक, जो पूरे भारत के अलग अलग कोनों से बहुत सारे ऐसे लेखक जिन्होंने अंबेडकर की आइडियोलॉजी को न केवल फॉलो किया है, बल्कि वो रहे भी हैं अंबेडकर के मूवमेंट के से कहीं जुड़े रहे हैं। तो ऐसे लोग, तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी, उनकी जो बात है जो उन्होंने कहीं पे दर्ज किया है, अब उसको कैसे खारिज किया जाए, इसके लिए एक पृष्ठभूमि, एक जमीन तैयार की जाती है, और कुछ ऐसी टिप्पणियां, कुछ ऐसे जो संवाद हैं, डायलॉग्स हैं किसी के, उनको सामने रखकर उस पूरी की पूरी थॉट्स को, उस पूरे के पूरे विचार को खारिज करने का एक षड्यंत्र जो है वो रचा जाता है। और मैं कहती हूँ कि अशोक पांडे जी भी किसी इसी तरह के मुगालते को पाले हुए हैं कि उन्होंने जो कहा है वो बहुत सही बात कही है। जबकि तार्किक दृष्टि से अगर देखें तो किसी भी रचना पर बात करने से पहले, या किसी भी नायक या किसी भी थिंकर के बारे में बात करने से पहले, उसकी कुछ रचनाओं को या उनके विचारों को मुझे लगता है कि तर्क के साथ अगर वो बात रखी जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद होती है, या ज्यादा उसका लाभ लोग ले सकते हैं, सरकारी होता है, या ज्यादा ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है वो बात। लेकिन जो अभी 2-3 दिन से मैं देख रही थी कि कुछ डिबेट इस तरह का चल रहा है कि एक किताब आई कि उसने गांधी को क्यों मारा, इस तरह का कुछ था। मैं फेसबुक पे मैंने थोड़ा सा देखा, तो उस पर एक पूरी अशोक पांडे ने जो टिप्पणियां की हैं और डॉक्टर अंबेडकर की कोटेशन को, तो मैं बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ मैं अभी एक किताब, दोनों किताबें मेरे पास हैं, उन्होंने नानक चंद्र रत्तू का हवाला दिया है, ये नानक चंद्र रत्तू की किताब है, और इसमें नानक चंद्र रत्तू ने जो भी डॉक्टर अंबेडकर के थॉट्स थे, जो भी वो अपने लोगों के बीच बातें करते थे या बोलते थे, या अपने जो उनके मतलब उनके पास जो लोग रहते थे उनसे जो विचार विमर्श करते थे, तो या कहीं पर अपने भाषणों में भी जब वो कहीं जाते थे और बात करते थे, तो वो किस तरह से बात करते थे किसी के बारे में। तो उस समय के जो उनके और उनके आसपास जो दूसरे मतलब जो राजनीतिक नायक थे, जैसे गांधी और अंबेडकर, एक पूरा एक संवाद है गांधी और अंबेडकर का, जो पूरा पूना पैक्ट के बाद का जो संवाद है, उसको भी अगर हम देखें तो जिन लोगों ने वो पढ़ा है या सुना है, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि अंबेडकर केवल विचार के विरोध में खड़े होते हैं, व्यक्ति के विरोध में नहीं है। और यही बात अंबेडकर को जानने वाले या उनके पास रहने वाले, उनके संसर्ग में रहने वाले हर व्यक्ति ने अपने उसमें दर्ज की। धनंजय कीर की ज्यादातर जब भी हम कोई उदाहरण देते तो धनंजय कीर की जीवनी का दे देते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि ये किताब महाराष्ट्र से आई है मेरे पास, और ये वहां के फेमस नाटककार और डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति डॉक्टर दत्ता भगत हैं। आया था तो ये किताब लेकर आया हूं अपने घर। जी, तो ये 700 पृष्ठ की किताब है, और ये मेरे पास महाराष्ट्र से बाय पोस्ट आई, और इसका अनुवाद जो किया है मराठी से हिंदी में वो सूर्य नारायण रणसुंबे, प्रसिद्ध रचनाकार, और
बहुत थिंकर रहे हैं, दलित चिंतक रहे हैं हिंदू से उन्होंने परिचित जी, कराया जी। तो उनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो लोग। तो उन्होंने जब इसमें जितने भी वो दिए हैं तर्क, वो तर्क आप अकाटे हैं, क्योंकि वो इसलिए अकाटे हैं क्योंकि वो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ रहने वाले लोगों की बातें हैं। धनंजय कीर के बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि धनंजय कीर जब अपनी जीवनी डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने उसको सुनकर कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। तो उनके जो मतलब उनके जो डॉक्टर अम्बेडकर के जो सहायक थे वो समझ गए कि डॉक्टर अम्बेडकर उससे प्रभावित नहीं हुए हैं, और उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने बाद में इस तरह कुछ कहा कि दरअसल धनंजय ने जो लिखा है वो बहुत जल्दबाजी में बिना तथ्यों को खंगाले लिखा है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, सभी चीजों को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। हम लोग जी 1 मिनट में आप बात कंप्लीट करें ताकि अगले 5-7 मिनट में हाँ। तो एक यहाँ पर गांधी को लेकर उदाहरण है। जब गांधी की डेथ हुई थी तो सोहनलाल शास्त्री जो अम्बेडकर के सहयोगी भी थे, और उस टाइम उन्होंने जब तुरंत गांधी जी की डेथ की खबर उन्होंने ही, सोहनलाल शास्त्री जी ने ही डॉक्टर अम्बेडकर को दी थी। तो उन्होंने जो उस टाइम पे कहा वो था, बाबा साहब ये भयानक खबर सुनकर चुप हो गए और उदासी के चिन्ह स्पष्ट रूप से उनकी मुद्रा पर दिखाई दिए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, इट इज नॉट गुड टू बी सो गुड, कि इतना अच्छा होना भी भयप्रद होता है, मतलब भयानक होता है। कि दूसरा उदाहरण वो यहाँ पर देते हैं कि ये जो उदाहरण है ये डॉक्टर शारदा जी जो उनकी पत्नी, बाद में उनकी पत्नी हुई तो उनसे शादी। पूनम उस चिट्ठी का एक हिस्सा है, इस पर हम लोगों ने बात की है जी और जी आप जो पढ़ रही हैं वो उसी चिट्ठी का हिस्सा है। उसी में से कुछ चीजें निकाली गई और ड्रॉप की गई हैं जो हाँ वही मैं इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है दरअसल। लेकिन अगर इसको आप पूरी टिप्पणी को अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे, ये पेज नंबर 33 पर है, इसको आप पढ़िए, 33-34 पर ये पूरा है, तो आपको पता लगेगा कि वो कितने दुखी हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि बेशक मेरा उनसे मतभेद था, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके अंतिम संस्कार में भी जब शामिल हुआ तो मैं देख नहीं पा रहा था जहां उनको गोली लगी थी। जी 1-1 मिनट में अब चूंकि अब कार्यक्रम मुझे खत्म करना पड़ेगा, समय की सीमा है, फिर और इस पर बात करेंगे 1-1 मिनट में इसी इकोसिस्टम पर। असंग घोष सर पहले आप, और आवेश भाई आप, उसके बाद अरुण नारायण, कि ये जो इकोसिस्टम है जो मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, तो ये इकोसिस्टम कैसे पैदा होता है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या कौन से मैकेनिज्म होंगे? इसी इकोसिस्टम की जो बात आपने की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूंजी का और ब्राह्मणवादी मानसिकता का गठजोड़ है, और इस गठजोड़ ने ही अपने मुनाफे के लिए और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की किताब रची थी। इस किताब में जो 157-58 पेज उन्होंने लिखा है, पूनम जी ने अपनी बात कही, मैं ये बात काफी पहले कह चुका हूँ, उसी किताब का भी मैंने रेफरेंस दिया था। बहरहाल इसको समाप्त करने के लिए हमें भी उतनी ही गति से ज्यादा इस तथ्य को रेखांकित करते हुए लेखन कार्य करना होगा। हर जो प्लेटफॉर्म है, हर मीडिया का जितना प्लेटफॉर्म है, उस जगह सब पे आपको लिख करके इस चीज को पहुंचाना होगा। इसके अलावा मुझे दूसरी चीज नहीं दिखाई देती कि इसको हम कैसे खत्म करेंगे। हम बोल रहे हैं कि इसको वापस लें, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि उनके पूंजी और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ हो चुका है। उसी पूंजी पर अटैक करना होगा, वो उनकी हमें उस पूंजी पर अटैक करना होगा। हमें उस ब्राह्मणवाद पे तो हम अटैक करते आए, लेकिन अब उस पूंजी पे भी हमें अटैक करना होगा, और ये तभी होगा जब हम लगातार लिखें। बिल्कुल। ये जो इकोसिस्टम है आवेश भाई, आप देखते हैं कि अपने किस्म का लेखक, अपने किस्म का नायक, जो नायक रियल नायक है उनकी चर्चा नहीं, जो रियल हीरोज हैं जो लिख रहे हैं अभी उनको शुरू में भी आपने भी कहा है। तो ये जो इको तंत्र है, ब्राह्मणवादी इको तंत्र, वो कैसे ये काम करता है 1 मिनट में बताएंगे आप, और इसका विकल्प कैसे खड़ा किया जा सकता है? आवेश भैया, जो ये ब्राह्मणवादी पूरा तंत्र बना हुआ है, वो आप सोचिए, अभी पूनम कह रही थी वो बात एक लाइन में उन्होंने खत्म कर दी, लेकिन सच्ची बात है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, वंचितों की जो तमाम विजय गाथा है, कैसे उन्होंने अपने गांव, अपने गिराव, किस तरह से अपना निर्माण किया, किस तरह से वो मुख्य धारा में आने के लिए संघर्षरत है,
उसकी कहानियां तो गुम हो गई कहीं पर। पश्चिम बंगाल से 2-4 लेखकों को देख लीजिए, उसके अलावा तो पूरे देश में लिखी ही नहीं गई। बहुत अच्छी बात असंग घोष भाई ने कही कि लिखना होगा, और लिखना होगा, जमकर लिखना होगा। साथ में यह बेहद जरूरी है कि तमाम अवसरों पर जब यह कॉकस मिलजुल करके, क्योंकि एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अब यह कॉकस साफ नजर आ रहा है कि देश में फांसीवादी ताकतों को मजबूत कर रहा है। जिस तरह से पत्रकारों का एक वर्ग कर रहा, उस तरह से लेखकों साहित्यकारों का एक वर्ग भी पूरी तरह से फांसीवादी ताकतों को मजबूत करने में लगा है। उसका विकल्प और ढूंढना होगा। फांसीवाद का पहला असर दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, वंचितों पर पड़ना है। बिल्कुल। इसलिए उनको एकजुट होना पड़ेगा और खुले शब्दों में इस तरह की किसी भी सवर्णवादी कोशिश का पुरजोर ढंग से विरोध करना हो। अगर नहीं करेंगे जी आवेश भाई, हाँ, निश्चित पूरा तौर करेंगे जी, बिल्कुल करना होगा और खूब लिखना होगा, और साथ में लिखना ही नहीं होगा, दिखना होगा। इसलिए दलित लेखकों को एक मंच पे आकर के एक साथ खड़े होकर के एक दूसरे की सराहना भी करनी चाहिए। मन छोटा करने से बात नहीं बनेगी। कोई बेहतर लिखता है तो उसको कहिए बेहतर लिखता है। मैं तो मन छोटा तो एकदम नहीं है। एकेडमिक्स में अभी एक अच्छी सूचना आई कि एक चीज बताऊं, एक दुखद पहलू इसका यह भी है कि इसमें दलित पिछड़ों के साथ साथ कुछ बेहतर लिखने वाले सवर्ण लेखक भी हाशिए पर कर दिए गए। इसलिए कर दिए गए, बहुत खुल के बोल रहा हूं, इसलिए कर दिए गए क्योंकि उन्होंने उस प्रतिरोध की बात की जो दलितों और पिछड़ों के समर्थन में, इसलिए हाशिए पर कर दिए गए। मैं तमाम वामपंथी लेखकों को जानता हूं ऐसे। लेकिन जो व्यवस्था में, जैसे आप देखिए ओबीसी साहित्य की शुरुआत हुई है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। दलित लिटरेचर बहुत संघर्ष करके जगह जगह विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। स्त्रीवाद की धमक हम सब देख रहे हैं, तो ये जरूरत होती है कि ये किया जाए। तो अरुण भाई, ऐसा ही कोई मैकेनिज्म क्या देखते हैं आप? ये जो इकोसिस्टम है, जो इस तरह के अपने लेखकों को, नायकों को पैदा करता है, किताबें बेचता है, किताबें छापता है, उसका क्या विकल्प? अरुण भाई, 1 मिनट में। संजीव भाई, देखिए अब वो सिस्टम धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है, लेकिन मीडिया का जो प्रभाव है ना, एकेडमिया का जो प्रभाव है, वो हम तक आता नहीं है। आप देखिए, कल्पना कीजिए कि पिछले 5-10 वर्षों में जो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए या महत्वपूर्ण उपन्यास के अलावा जो कहानियां लिखी गई, वो दिल्ली और बनारस से नहीं लिखा गया। अश्विनी कुमार पंकज जैसे लेखक रांची से आते हैं, जिन्होंने माटी माटी अरकाटी जैसा उपन्यास लिखा माइग्रेशन को लेकर, आदिवासियों के सवाल को लेकर। अब देखिए कि महुआ माझी कोई दिल्ली से नहीं आती हैं, वो जिस तरह से आदिवासियों के सवाल को लिख रही है, इसी तरह से रामजी यादव जैसे लोग जिस तरह से मतलब कामगार जातियों के सवाल को लेकर, श्रमिक जातियों के सवाल को लेकर, और उनके बीच जो गायकी की परंपरा है, बिरहा की परंपरा है, तो कमलेश वर्मा जैसे लोग क्या कोई इसी सिस्टम से आ रहे हैं। तो संजीव भाई, पूरी की पूरी एक श्रृंखला है जो लेखकों की आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि इसके चिन्हित होने में, मुख्य धारा बनने में जो बहुत सारी संस्थाएं परसेप्शन नहीं बनाने दे पा रही हैं, तो हमको लगता है कि विश्वविद्यालय के बाद विश्वविद्यालयों में जो बहुजन समाज के लोगों का एक्सर्शन जिस तरह से बढ़ रहा है, आप विश्वास कीजिए, मैं यकीन दिलाता हूं कि आने वाले 20 वर्षों में यही चरित्र नहीं रहेगा। फिर भी बिहार जैसी जगह पे वो दबाव नहीं बना पाया। यही पटना में राजकमल प्रकाशन बिना एक भी दलित रचनाकार के रिप्रेजेंटेशन के अपना 7 से 8 दिन का कार्यक्रम पुस्तक बेचकर चला गया, और सरकार के सहयोग से चला गया। तो ये जरूरी है। ये निश्चित तौर पे जिन लेखकों का आपने नाम लिया बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, लेकिन जो किताब का जो खरीद तंत्र है, वहां
चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की किताब नहीं खरीदी जाती, वहाँ खरीदी नहीं जाती है, लेकिन लेकिन विश्वविद्यालयों में रामधारी सिंह दिवाकर और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर जितने रिसर्च हो रहे हैं, आप सही चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन जो तंत्र है, जो कॉकस है, जो इकोसिस्टम है, इसके बावजूद अड़ा हुआ है, उसको टूटने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यदि यह टूटता है तभी ये इस तरह की खुराफात किस्म की राइटिंग प्रोत्साहित नहीं होगी, और इस तरह के अपने नायक या इस तरह के अपने लेखक पैदा नहीं होंगे जो रियल लेखन कर रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो वंचित समाज से जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज सामने आ सकेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, आवेश जी, असंग घोष जी और अरुण नारायण, आप सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल किसी और विषय पर, मैं मिलूंगा या कोई और स्त्रीकार के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर।